नमस्कार साथियों। प्यारे विद्यार्थी, कल हमने पढ़ा था ट्रायंगल और ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन को हमने समझ लिया। ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन पे हमने काम कर लिया। प्यारे बच्चों, ट्रायंगल को दो आधारों पर बांटा गया था, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक हमने बांटा था कोणों के आधार पर। क्लियर है? भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुज को बांटा था तीन भागों में, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। कोणों के आधार पर भी हम त्रिभुजों को तीन भागों में क्लासिफाई करेंगे। विद्यार्थी, एक जो बात थी जो तुम्हें याद रखनी थी, मैंने कल बताया भी था कि आपको ये याद जरूर रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो केंद्र होते हैं बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज में जो केंद्र होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। ये जो काम की बात थी वो देख लेते हैं एक बार। देखो बच्चों, ये हमने पढ़ा था कि त्रिभुज एक तो भुजाओं के आधार पर बढ़ते हैं और एक बढ़ते हैं कोणों के आधार पर। ये हमने कल फ्री कर लिया था, ये हमने कल पढ़ लिया और ये आज हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर। देखते हैं विद्यार्थी, ये विषमबाहु था, इसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग होती है, इसकी दो भुजाएं समान होती हैं और इसकी तीन। ये समद्विबाहु था, इसकी ऊंचाई निकालना सिखाया था। और ये समबाहु है, समबाहु की ऊंचाई में हमने बताया था कि h बराबर जो होती है वो निकल के आती है √3/2 इंटू भुजा। ये वाली बातें हो रखी हैं, कैसे निकल गया ये मैंने बता दिया। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो वो कुछ नहीं, वो निकालना सिखाई दिया, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये निकाल ही लिया। कैपिटल आर इसमें निकाली हमने, वो होती है a/√3 और स्मॉल आर जब निकाली बच्चे तो वो होती है a/2√3। इतनी सी बातें कर चुके हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कैपिटल आर में और स्मॉल आर में क्या रिश्तेदारी है, तो रिश्तेदारी है 2:1 की। और अगर मैं कैपिटल ए और स्मॉल ए में पूछूं क्या रिश्तेदारी है, तो रिश्तेदारी है 4:1 का। ये वाली बातें हो चुकी हैं। क्लियर है? परिवृत्त की त्रिज्या मैंने बता दिया a/√3, ये a/2√3 कैसे निकाला था कल, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया और ये हमने बता दिया कि यदि किसी पॉलीगन में जो रेगुलर पॉलीगन होता है, ये रेगुलर पॉलीगन जब पढ़ाया था तब बताया था, उसमें कोई बिंदु हम पी ले लें, जैसे कोई चतुर्भुज ही मान लो आप, तो जिसकी ये भुजा ए है, क्लियर है, और ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है। इसके अंदर कोई बिंदु है, जरूरी नहीं कि बिंदु बिल्कुल मिड पे हो, कोई जरूरी नहीं, कहीं भी हो सकता है। यहाँ से इस पे लंब डाला, इस पे लंब डाला, इस पे लंब डाला और इस पे लंब डाला। इस लंब को P1 नाम दिया, P2 नाम दिया, P3 नाम दिया और ये P4 नाम दिया। तो मैंने बताया था बच्चे के P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 की जो वैल्यू होती है बच्चे, वो होती है R/N। यहाँ n है विद्यार्थी भुजाओं की संख्या, ये हम बता चुका हूँ। क्लियर है बच्चे? इसमें ये वाली बातें हो चुकी हैं। R/N करोगे तो इसमें R निकालना अभी इसी का ही था। R थी a/√3 और n का मतलब है √3, n का मतलब है भुजाओं की संख्या। क्लियर है? तो R की वैल्यू कितनी थी? a/2√3 ना, स्मॉल r। तो यहाँ से ये कट जाएगा √3 टाइम, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी बच्चे वो आ जाएगी √3/2 इंटू भुजा। और इसी को हम क्या और कह देते हैं? ऊंचाई और कह देते हैं। ये ऐसा निकल के आता है। क्लियर है? तो ये इसने h के बराबर क्यों रखी है ये मैं कल समझा चुका। ये सारी बातें हो चुकी हैं विद्यार्थी। देखें, एक बात ये आपने देखी होगी, जब त्रिभुज समद्विबाहु होता है बच्चे, कौन सा होता है? समद्विबाहु होता है। तो उसमें जो चारों केंद्र होते हैं, केंद्रक, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र, ये चारों एक ही रेखा पर होते हैं। एक ही रेखा, जो बीच वाली रेखा है ना, उसी पे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं समरेखीय, एक ही रेखा पर स्थित। लेकिन समबाहु त्रिभुज में एक ही रेखा पर तो होते ही होते हैं और उस रेखा के एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं चारों के चारों केंद्र, तो उसे हम कह देते हैं बच्चों संपाती। संपाती का मतलब है एक ही बिंदु पर पतित होने वाले, संपात, एक ही जगह पर पत हो रहे हैं। तो जैसे ये जो जगह है ना, इसी जगह सारे गिर जाते हैं। और समद्विबाहु में क्या होता था? ये रेखा होती थी, कोई यहाँ गिरता कोई यहाँ गिरता। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये बातें हो चुकी हैं। प्यारे विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे मेरे भाई, और बातें करेंगे बच्चे कि अगर हम कोणों के आधार पर त्रिभुज का विभाजन करें, कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, बहुत ध्यान से देख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ध्यान से देख लेना, आपकी सब समझ आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर त्रिभुजों का विभाजन। तो बच्चे, एक तो होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर है? न्यून कोण त्रिभुज। एक होता है विद्यार्थी समकोण त्रिभुज, और तीसरे को आप जानते ही हैं बच्चे,
वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। आपको मैंने ये भी बताया था कि 3 ही भागों में क्यों विभाजित किए गए, ये 4 भागों में क्यों नहीं बांटे गए, कल मैंने ये बताया था आपको। विद्यार्थी 3 भागों में इसलिए बांटे गए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को 3 भागों में बांटना है तो क्या कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि 180 को छोटे छोटे 3 टुकड़ों में बांट दो, तो छोटे छोटे तीनों टुकड़े हैं तो वो सारे के सारे एंगल न्यून कोण होंगे और उस त्रिभुज का नाम हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उसमें से एक कोण को तो समकोण मान लो 90 डिग्री और बचे 2 कोण है उनको छोटे छोटे कर दो तो वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और एक तरीका क्या हो सकता है, 3 में से एक जो एंगल है उसे 90 से बड़ा मान लो, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो वो तो हो जाएगा अधिक कोण और बाकी की जो बच गए वो छोटे छोटे हो जाएंगे, तो उस त्रिभुज का नाम दे दिया गया अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर है बच्चे। विद्यार्थी एक बात हमारे बौद्धायन ने बताई थी, बात वो चोरी हो गई और वो यूरोप में पहुंच गई, लेकिन हमारे बौद्धायन ने सबसे पहले कहा था कि यदि किसी भी त्रिभुज में हम बड़ी भुजा पकड़ लें, बहुत ध्यान से देख लेना बेटा, किसी भी त्रिभुज में हम बड़ी भुजा पकड़ लें और उसका स्क्वायर कर दें, बहुत ध्यान से देख लेना, किसी भी त्रिभुज में अगर बड़ी भुजा को पकड़ लें और उसका स्क्वायर कर दें, अगर उसका स्क्वायर छोटी वाली, 2 छोटी छोटी बची, छोटी और ये भी छोटी, 2 बची ना छोटी छोटी। विद्यार्थी अगर मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटी भुजा के स्क्वायर से, ध्यान से देख लेना, बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटी भुजा के स्क्वायरों के योग से अगर बड़ा निकल जाए, फिर से सुने, बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, छोटी वालियों के स्क्वायर से, तो वो त्रिभुज कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर है। अच्छा सर अगर छोटा रह जाए तो, कल को ये भी कह सकते हैं सर छोटा रह जाए तो, अगर बच्चों बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा पड़ जाए छोटी वालियों के स्क्वायर से, तो वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। बड़ी भुजा का स्क्वायर लेस देन छोटी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस छोटी सेकंड का स्क्वायर इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा सर अगर मैं तुमसे ये कहूं कि बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर बराबर पड़ जाए तो, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाए छोटियों के स्क्वायर के योग के, तो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। और यही वाली बात बच्चे पाइथागोरस ने कही थी, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, तो यही एक बात चुरा के ये कह दी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर है। ये कौन सी बात है, ये यही तो बात है, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर है छोटियों के स्क्वायर के योग के, तो इसमें आधार और लंब दोनों तो छोटी होती हैं, दोनों तो छोटी छोटी होती हैं, और सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, तो बड़ी भुजा कर्ण हो गई, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर है छोटी फर्स्ट और छोटी सेकंड के स्क्वायर के, तो वो कहलाता है विद्यार्थी समकोण त्रिभुज। क्या आप मेरी बात समझ पाए। जहां भी बैठे हैं हाँ ना ऐसे मीट टुगेदर करते रहा करें। क्लियर। बौद्धायन की तीनों बातें समझा दी। बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा हो जाए तो अधिक कोण त्रिभुज, बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा पड़ जाए तो न्यून कोण त्रिभुज, और बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर पड़ जाए तो समकोण त्रिभुज। क्लियर बात। चले अब मैं बात करूंगा बच्चे न्यून कोण त्रिभुज में। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, सारे कोण न्यून होंगे। सारे कोण कैसे होंगे, न्यून। इसका मतलब सारे कोण जो होंगे बच्चे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, तो उसे कौन सा एंगल कहेंगे, कौन सा ट्रायंगल कहेंगे बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक कोण तो होगा 90 डिग्री का, आप जानते हैं, बट मेरा काम भी है, एक कोण तो 90 डिग्री का होगा और बाकी के बच्चे दो वो दोनों छोटे छोटे होंगे, तो उसे कहेंगे बच्चे समकोण ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 से बड़ा होगा, एक कोण कैसा होगा, 90 से बड़ा होगा। अगर एक कोण 90 से बड़ा है तो बाकी की दो तो छोटे ही होंगे ना, छोटे 90 से मतलब है 90 से छोटे वालों को क्या कहते हैं, न्यून कोण। आप समझ गए मेरी बात। समकोण त्रिभुज की परिभाषा ये है, उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और बचे दोनों कोण 90 से छोटे होते हैं, न्यून होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज की क्या परिभाषा है, उसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है और बचे दो छोटे होते हैं 90 से। क्लियर है। और न्यून कोण त्रिभुज की क्या परिभाषा है, तीनों कोण 90 से छोटे होते हैं। डेट्स ऑल, मैंने बता दिया न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। मेरी बात शायद आप समझ पाए होंगे। पढ़ते हैं बच्चे, ये हमने पढ़ लिया।
कोणों के आधार पर त्रिभुज का विभाजन, एंगल के आधार पर हम त्रिभुज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो बच्चों, इसमें तीनों ही कोण छोटे छोटे हैं, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है और ये भी 90 से छोटा है। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 से कम हों वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, आप जानते हैं। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। देखो ये तो 90 डिग्री का है, ये दो छोटे छोटे हैं, हो सकता है ये 30 का, ये 60 का हो सकता है 45 क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात पक्की है कि इनमें ये एक कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। खत्म बात। बच्चों पाइथागोरस मैंने अभी आपको बता दिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले में से दो अन्य फॉर्मूले बन गए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये तुम जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब आधार स्क्वायर को इधर रख लिया तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये बातें आप समझ गए होंगे। बच्चों मैं तुम्हें पाइथागोरस त्रिक बनाना सिखाऊं। देखो पाइथागोरस त्रिक दो तरह की संख्याओं के लिए बनती है। जैसे हमें पाइथागोरस बनानी है विषम संख्याओं के लिए, क्या बनानी है बच्चे, पाइथागोरस। पाइथागोरस अगर हमें विषम संख्याओं के लिए बनानी है, ध्यान से देख लेना आप, विषम संख्याओं के लिए बनानी है, और दूसरा तरीका हो सकता है अगर संख्याएं सम है तो उनके लिए बनानी है। तो बच्चे हम दोनों चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे। अगर पाइथागोरस विषम संख्याओं के लिए बनानी है, जैसे 3 के लिए हमें पाइथागोरस का फॉर्मेट बनाना है कि यदि एक भुजा की लंबाई 3 है तो बची दो भुजाओं की लंबाई क्या होगी, और 3 कैसी संख्या है, विषम है। वापस से समझिएगा, अगर हमें पाइथागोरस त्रिक बनानी है और विषम संख्या के लिए तो क्या करें, तो बच्चे करें क्या, विषम संख्या 3 है तो इस 3 का स्क्वायर करें, कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर है। अब 9 में से एक को छुपा लें, छुपा लिया, कितने बच गए, 8। अब 8 को दो भागों में बांट दें, 4 और 4 बांट दिया। जो छुपाया हुआ था वो किसी एक को पकड़ा दे, इसको पकड़ा दिया मैंने जो छुपाया हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कि जो पाइथागोरस त्रिक बनी वो बनी 3, 4 और 5। देख लें आप, 3 एक भुजा की लंबाई, एक और भुजा की लंबाई 4 और एक और भुजा की लंबाई 5। अब मैं तुम में से ये नहीं पूछ सकता इनमें आधार कौन सा है और लंब कौन सा है, लेकिन ये पूछ सकता हूं कि इनमें से कर्ण कौन सा है। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे, जो कर्ण होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण कैसी भुजा होती है, लंबी भुजा होती है। तो इसमें 5 कर्ण होगा और 3 और 4 में से बच्चे एक आधार हो जाएगा और एक हो जाएगा लंब। क्लियर बात। चले, अगर मैं तुमसे 5 के लिए बनाने की कहूं कि 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 25 में से एक छुपा लें, बच्चे 24। 24 में से दो भागों में बांट दें, 12 और 12। जो छुपाया है वो इसे पकड़ा दें। तो बच्चे आप देखेंगे तीनों भुजाएं बन गई, एक 5 की, एक 12 की और एक 13 की। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनके तैयार हुई, 5, 12 और 13। मैं आपसे नहीं पूछ रहा कि इनमें से आधार कौन सा है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि इनमें से कर्ण कौन सा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कर्ण की जो वैल्यू है बच्चे वो कितनी है विद्यार्थी, 13 है, क्योंकि कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। अब मैं बात करूंगा कि सम संख्याओं के लिए कैसे बनाएं। तो आप सम संख्याओं के लिए बनाना सीखें। सम संख्याओं के लिए भी सरल है मेरे हिसाब से। तो जैसे मैंने कहा 4, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर करें। बस एक बात इसमें क्या याद रखनी है कि स्क्वायर करने के बाद उसका आधा भी करना होता है, क्योंकि सम संख्या 2 को बड़ा महत्व देती है। किसको महत्व देती है, 2 को। तो सबसे पहले 4 थी, 4 का स्क्वायर कर लिया, 16 आ गया। 16 का आधा कर लिया, 8 आ गया। अब अगर हमें सम संख्या का निकालना है तो यहाँ तो एक छुपाया था, यहाँ पे 2 को छुपा लो। अगर 2 को छुपा लिया तो 6 बचे, 6 में से 3 इसे पकड़ा दिया और 3 इसे पकड़ा दिया, जो छुपाया था वो इसे पकड़ा दिया। तो आप देख सकते हैं कि एक भुजा की लंबाई 3 है, एक भुजा की लंबाई 4 है और एक भुजा की लंबाई 5 है। तो सबसे लंबी भुजा कौन सी आ गई, इसमें 5 आ गई। जैसे मैं तुमसे पूछूं 8 का बनाइए, तो 8 के लिए 8 8 64। 64 का सबसे पहले हम आधा करेंगे, 32 आएगा। 32 में से 2 को छुपा लें तो 30 बचा। 30 में से 15 इसे पकड़ा दें और 15 इसे पकड़ा दें, जो छुपाया हुआ है वो किसी एक को पकड़ा दें। तो बच्चे ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन के आई, 8, 15,
और 17। क्या पाइथागोरस ट्रिक बनाना आप समझ गए कि नहीं समझे? विषम संख्याओं में और सम संख्या में कोई अंतर नहीं है, बस विषम संख्या में हमें आधा नहीं करना होता, सम संख्या में 2 की वैल्यू ज्यादा है तो आधा करना होता है। अच्छा, विषम संख्या में 1 को छुपाते हैं और सम संख्या में 2 को छुपाते हैं। समझ में आई? अगर एक भुजा 8 की है, एक भुजा 15 की है, तो ये जो भुजा होगी वो 17 की होगी, और सबसे लंबी होने के चक्कर में मुझे कहना पड़ने लग गया कि ये है कर्ण। सही या गलत आप समझ गए होंगे मेरी बात। देखेंगे बच्चे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में मैं बता चुका हूं पाइथागोरस को फॉलो करता है। इसमें इस भुजा को कहते हैं बच्चे हाइपोटेनियस कर्ण, इसे कहते हैं बेस बी, और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर पी। ये होती है लंब, आप जानते ही हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये होती है बच्चे कर्ण, और मेरे विद्यार्थी ये होता है बेस, आधार। हाँ या ना? क्लियर है? और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये बौद्धायन की एक बात है। बौद्धायन ने कुल 3 बातें कही थी, और एक बात उनमें से ये है जो पाइथागोरस के नाम से रिजल्ट है, आरक्षित है पाइथागोरस के नाम से। बच्चे अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज में। ध्यान से देख लेना, आराम से समझ आ जाएगा। समकोण त्रिभुज में कुछ बातें पढ़ने जा रहे हैं, आप देखना बच्चे। समकोण त्रिभुज में मैं आपसे कहूं कि कैपिटल आर निकालें। समकोण त्रिभुज का मैं फिगर बना देता हूं बच्चे, आप समझना, मजा आएगा, आप समझना, तसल्ली से समझना है ना। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, सवाल तो लगे ही जाएंगे। ये भुजा है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। ये आप जानते हैं आधार है, इसे ए दे देंगे क्योंकि ए के सामने रखा है। ये परपेंडिकुलर है, बी है, इसे सॉरी ये हाइपोटेनियस है, इसे कर्ण दे दिया, और इसको मैंने सी दे दिया। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत पूछ लेना। अब मैं समकोण त्रिभुज में पूछ रहा हूं बच्चे, समकोण त्रिभुज में आर क्या होती है? समकोण त्रिभुज में आर होती है तीनों भुजाओं का गुणनफल बट्टे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये मैं बता चुका हूं, बहुत देर से बता रहा हूं और बहुत दिनों से बता रहा हूं। ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, ये ए बी सी क्या है? तीनों भुजाओं की लंबाई है, गुणा 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यही नहीं होता क्या? बोलो, यही नहीं होता क्या? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एसी से एसी कटी, 2 से 2 कटी, तो ये आ जाएगा b/2। आएगा कि नहीं आएगा? b/2। इसका मतलब है ये यहां। तो क्या मैं एक बात नहीं कह सकता कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या हमेशा, बहुत ध्यान से सुन लेना, एक लाइन में कभी भी पूछ सकता है, कोई रोक नहीं पाएगा। पूछेगा तब, ना मैं ना कोई और टीचर, पूछेगा तो पूछेगा, क्योंकि बात में जान है तो पूछेगा। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की जो रेडियस है वो हमेशा कर्ण के आधे के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? कर्ण के आधे के बराबर होती है। इसका मतलब है कि ये जो आर है, ये आर है, अगर इसे सेंटर मान के अगर हम बनाएं, परिवृत्त बनाएं, तो ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। परिवृत्त का मतलब है त्रिभुज उसमें अंदर रह जाएगा और वृत्त उसके परी ओर आ जाएगा, चारों ओर आ जाएगा। पर्यावरण, चारों ओर का आवरण। तो समकोण त्रिभुज में याद रख लेंगे आप, उम्मीद है कि समकोण त्रिभुज में जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो कर्ण के आधे पे होती है। क्लियर है? और चाहो तो आप अंतःवृत्त की त्रिज्या भी निकाल लो, और नहीं भी निकालो तो कोई दिक्कत नहीं, आप पेपर में आए तो निकाल लेना, आपको तरीका पता ही है। अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आर निकालनी है तो वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे एस। एस का मतलब मैं बता चुका हूं, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, उम्मीद है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई थे, और एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। क्लियर है? बोलो क्लियर है यहां तक की कहानी? चले, अगर आपको निकालनी ही है तो आप निकाल भी सकते हैं, जैसे मैं इसकी प्रूव कर रहा हूं। देखो बच्चे, इसे वापस से समझते हैं। जैसे मान लो, कोई भुजाओं की लंबाई पे मत जाना कि आपने अभी क्या मानी थी, तब क्या मानी थी, आपको मर्जी है जो मान लो। जैसे मैंने ये मान ली ए है, ये मैंने मान ली बी है, और ये मान ली सी है। क्लियर है? अब हम इसमें इन रेडियस आर निकाल रहे हैं, तो आर क्या होती है भैया? आर होती है बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई।
बोलो हाँ या ना। अर्ध परिमाप का मतलब है परिमाप, परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योग बट्टे आधा, क्योंकि अर्ध परिमाप पूछा है, क्योंकि वही होता है स्मॉल आर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे एस। एस का मतलब है अर्ध परिमाप, तो दो से तो दो कैंसिल आउट हो जाएगी, आप भी जानते हैं। तो ये बचा बेटा ए इंटू बी, या फिर मैं डॉट लगा देता हूं, ए बी बट्टे ए प्लस बी प्लस सी। एनी प्रॉब्लम? आप समझेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर मैं ऊपर और नीचे ए प्लस बी माइनस सी का गुणा करूं, ए प्लस बी माइनस सी का गुणा करूं, तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी कर रहा हूं और नीचे भी कर रहा हूं। जब दोनों जगह करते हैं तो किसी को कोई एलर्जी नहीं होती। पूरे गांव में रोड बने तो किसी को एलर्जी नहीं होती, लेकिन मेरे द्वार पे बने, आपके द्वार पे न बने तो आपको एलर्जी होगी। बस यही गणित है। तो हमने दोनों तरफ गुणा कर दिया बच्चे, गुणा कर दिया तो ऊपर की जो कहानी बनने लग रही है आप देखेंगे ध्यान से, ये बनी ए बी और इधर बनी बच्चे ए प्लस बी माइनस सी। क्लियर है? क्लियर है? और ये इधर रह गई और ये ए बी बाहर बैठी है। बच्चे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसे कोष्टक में रख लूं तो ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, ये एक संख्या और ये एक संख्या है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्स प्लस बाई गुणा एक्स माइनस बाई, तो वो फॉर्मूला कैसे जुड़ता था? एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। वापस से देखें, यदि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है तो ये कैसे ब्रेक होता है? ये ऐसे ब्रेक होता है बेटा, एक्स प्लस बाई गुणा एक्स माइनस बाई। इसका मतलब है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। अब देखो ये पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो ये क्या होगा? ये होगा पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। पहली का स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। बच्चे ये ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऊपर तो यही बैठी रह जाएगी ए गुणा बी और अंदर बैठी है ए प्लस बी माइनस सी, और नीचे आ जाएगी बच्चे ये जो संख्या है नीचे आ जाएगी, ये बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। सी क्या है? इसमें सी कर्ण की लंबाई है, तो आप जानते ही हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है बच्चे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो क्या मैं सी स्क्वायर के स्थान पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख सकता हूं? अगर मैं सी स्क्वायर के स्थान पर बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखूंगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है? तो नीचे क्या बचेगी? नीचे बचेगी बेटा 2 गुणा ए गुणा बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगी और ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। ये क्या निकल के आई है? अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल के आई है स्मॉल आर। सर क्या हम इसे याद रखें? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप याद रखें, और मैं तो मना और कर रहा हूं कि आप याद नहीं रखें। आपको करना क्या होगा पेपर में, यदि अंतःवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ ले तो त्रिभुज का एरिया निकाल देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका अर्ध परिमाप निकाल देना और उन दोनों का भाग लगा देना। किसने कही है ये रटो? सर आपने क्यों बताया है? अगर मैं नहीं बताता फिर कोई और टीचर बताता तो तुम फिर सोचते कि हमारे वाले सर को आता नहीं था, इसलिए नहीं बताया होगा। मैं तो बताऊंगा आपके लिए कि आप बिल्कुल याद ना करें, आप वो तरीका बस अपना लें, बात खत्म हो जाएगी। पाइथागोरस सिखा चुका हूं बच्चे में। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या हमेशा कर्ण के आधे पर होती है। 100 बार सुन लो, 1000 बार सुन लो, कोई भी पेपर पूछ सकता है। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या हमेशा कर्ण के आधे के बराबर होती है। बिल्कुल बात सच है। अगर मैं कह दूं कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 15 है तो बताइए उसकी परित्रिज्या क्या होगी? तो परित्रिज्या होगी 7.5। क्लियर है मेरे भाई? क्योंकि जो परित्रिज्या होती है वो कर्ण के आधे पर होती है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या मैंने बता दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप। ये नौटंकी भले मत करें, याद आ जाए समझ में तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात याद रख लेना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि कभी भी परिकेंद्र पर, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखना बच्चे ना, ये तो अंतःवृत्त बनेगा। अंतःवृत्त बनेगा क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, अंतःवृत्त वो किससे छीएगा? हमेशा अंतःवृत्त भुजाओं को टच करता है। किसे टच करता है? भुजाओं को टच करता है। अंतःवृत्त हमेशा किसे टच करता है? भुजाओं को। तो ये अंतःवृत्त बना दिया। अगर ये अंतःवृत्त है तो इसकी रेडियस क्या होगी? आर। और अगर बच्चों परिवृत्त चाहिए, परिवृत्त का मतलब है कर्ण के आधे पर होगा, तो इतनी सी त्रिज्या लेकर अगर मैं वो खींचूंगा बच्चे, केंद्र वो खींचूंगा सर्किल, तो वो ऐसे निकलेगा। परिवृत्त हमेशा भुजा को टच, शीर्ष को टच करता है। वापस से सुने, परिवृत्त बाहर होकर निकलता है, पहली तो बात। परिवृत्त कहां होकर निकलता है? बाहर से।
परिवृत्त कहाँ से निकलता है? बाहर से। दूसरी बात, टच करता है किसे? शीर्ष को। परिवृत्त किसे टच करता है? शीर्ष को टच करता है। ये जो शीर्ष है ना त्रिभुज के, इनको टच करेगा। परिवृत्त हमेशा त्रिभुज के शीर्षों को टच करता है। क्लियर है? अब देखें अंतःवृत्त। अंतःवृत्त कहां से निकलेगा सर? अंतःवृत्त कहां से निकलेगा? तो अंतःवृत्त अंदर से निकलेगा, अंदर होगा। दूसरी बात, टच करता है किसे? शीर्ष को या भुजा को? तो टच करता है हमेशा भुजा को। अंतःवृत्त किसे टच करता है बच्चे? तो अंतःवृत्त हमेशा भुजा को टच करता है और परिवृत्त हमेशा शीर्ष को टच करता है। समझ आई आपके मेरी बात? अंतःवृत्त जो है वो आप देखेंगे, ये अंतःवृत्त है तो ये भुजा को टच कर रहा है। देखो इसे भी और इसे भी। और परिवृत्त यहां से निकल रहा है, आप देख लें, परिवृत्त ये जा रहा, तो किसे टच कर रहा है? शीर्ष को टच कर रहा है। तो परिवृत्त हमेशा शीर्ष को टच कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे ये परिकेंद्र और ये परिकेंद्र है और ये अंतःकेंद्र है, तो परिकेंद्र और अंतःवृत्त के केंद्र के बीच की दूरी जो होती है बेटा, वो होती है r² - 2rr। परिकेंद्र और अंतःकेंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो होती है r² - 2rr। क्लियर है? r क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल r क्या है? अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्लियर? वैसे पूछा नहीं जाता, पर मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने लिखा है तो आपको याद करने में क्या तकलीफ है? याद होना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, ये तो मैं बता चुका, और शेष 90 डिग्री से छोटे हो। क्या इसमें खास बात है? ओ ये पता है बौद्धयन की लाइन है, बौद्धयन की लाइन है, मैंने आपको बता दी। इस लाइन को जरा आप पढ़ें, क्या कहती है ये लाइन। यदि भुजा की लंबाइयां दे रखी हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज का विभाजन पूछे। देखें बच्चे, अगर बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा पड़ जाए, कैसा पड़ जाए? छोटा पड़ जाए, छोटा पड़ जाए। किससे छोटा हो जाए? छोटी भुजाओं के स्क्वायर से। ये वाला आदमी अगर छोटा पड़ गया तो वो त्रिभुज कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज, ये ध्यान रख लेना। अगर ये वाला आदमी बराबर निकल गया तो ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज। क्लियर है? और ये वाला आदमी बड़ा निकल गया तो वो कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। बस इस वाले आदमी पर कहानी घूमती है। ये वाली भुजा अगर बड़ी निकल जाए, बराबर निकल जाए और छोटी निकल जाए, तो आप ये समझ लेना, अगर बड़ी निकल जाए, बड़ी ये निकल रही है इसमें, तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। छोटी पड़ गई तो न्यून कोण त्रिभुज है, और बराबर पड़ गई तो समकोण त्रिभुज है। ये बौद्धयन की लाइन है। क्लियर है? ये समकोण त्रिभुज। और यही लाइन पाइथागोरस ने उठा के रख दी है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है और ये छोटी छोटी आधार और लंब कहलाती हैं। चाहे इसे आधार मान लो तो कोई बात नहीं, इसे आधार मान लो तो कोई बात नहीं। क्लियर है? पाइथागोरस प्रमेय मैं सम संख्याओं के लिए और विषम संख्याओं के लिए निकालना सिखा चुका हूँ। विषम संख्या जैसे ये 9 है, सबसे पहले 9 का वर्ग करेंगे 81, 81 में से एक को छुपा लें, बची 80, 40, 40 दोनों भाइयों में बांट दें और एक इसे पकड़ा दें, तो बच्चे पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गई 9, 40 और 41। इसमें 41 कर्ण होगी। इन दोनों में से कौन लंब है, कौन आधार है, भगवान जाने ना। आपसे पूछ रहा, मैं आपसे कर्ण पूछ रहा हूं सिर्फ। इन दोनों में से अगर ये लंब है तो ये आधार है, और ये आधार है तो ये लंब है। देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 40 का 16 होता है, 40 का 1600 होता है। क्लियर है? 9 का होता है 81, 40 का होता है 1600, 1600 में 81 को जोड़ेंगे तो 1681 बनेगा, और 41 का वर्ग आप जानते हैं 1681 होता है। सम संख्याएं, जैसे सम संख्या हमने 6 उठा ली, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। इसमें खास बात यह कि इसका आधा और करना होता है 18। 2 को छिपा लो, 16 बची, 16 को 2 भागों में बांटें, 8 और 8 आई। अब 2 इसके लिए पकड़ा दें तो ये हो जाएगी बेटा 6, 8 और 18। क्लियर है? 2 पकड़ानी है ना, क्या कर रहा है भाई? 2 पकड़ानी है तो 10 हो जाएगी ना, मैंने 10 पकड़ा दी। 6, 8 और 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 में 64 जोड़ेंगे तो 100 होता है, और 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये सम संख्याओं के लिए थी, ये विषम के लिए थी। साइन फॉर्मूला मैं यहीं से पढ़ा देता हूं तुम्हें। देखो बच्चे, साइन फॉर्मूला देखें, ये कोई त्रिभुज है, इसमें ये शीर्ष है ए, तो इसके सामने की भुजा ए होगी।
ये शीर्ष है बी तो इसके सामने की भुजा स्मॉल बी होगी, और ये शीर्ष है सी तो इसके सामने की भुजा स्मॉल सी होगी। अब साइन फॉर्मूला क्या करता है बच्चे, जैसे ये एंगल है, कैपिटल ए लूंगा तो मैं एंगल लूंगा, कैपिटल ए का मतलब एंगल, सुन लेना ध्यान से, और स्मॉल ए का मतलब भुजा की लंबाई, लेंथ ऑफ साइड, भुजा की लंबाई। क्लियर है? ऐसे ही बच्चे कैपिटल बी मतलब एंगल और स्मॉल बी, बी एंगल की सामने वाली भुजा की लंबाई। तो क्या करते हैं, स्मॉल ए अपॉन साइन ए, अगर भुजा की लंबाई ए लिए तो उसके सामने वाला एंगल ले लेंगे साइन फॉर्म में। सामने वाला एंगल कौन है, ए के सामने, कैपिटल ए बराबर बी अपॉन साइन बी, याद रख लेना काम आता है, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। और इसको जब हल करते हैं तो बच्चे 2r के बराबर आती है, और आप जानते हैं r क्या है, तो r है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या है भैया, सरकम रेडियस जो हम पढ़ते आ रहे हैं सवेरे से, वो है परिवृत्त की त्रिज्या। वो क्या है बच्चे, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। क्लियर है बच्चे? तो आप ये ध्यान रख लेना, a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन सी बराबर साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी बराबर 2r। समझ आ गई होगी बातें। a लेनी है तो एंगल a, b लेनी है तो एंगल b उसके नीचे, और भुजा c लेनी है तो एंगल c। ये तो था साइन फार्मूला। एक कॉस फार्मूला भी होता है बच्चे, कॉस फार्मूला भी देख लें, काम आती है ये चीज़ है, बस इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो पूरी पढ़ें। इसके सामने की भुजा ए, इसके सामने की भुजा बी, और इसके सामने की भुजा सी। अगर हमें कॉस फार्मूला लगाना है ए पे, तो कॉस ए पे लगाना है बच्चे, तो कॉस एंगल ले लेंगे इसको, तो अगल वाली भुजा का स्क्वायर प्लस बगल वाली भुजा का स्क्वायर, मतलब है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली भुजा का स्क्वायर, खत्म। अगल वाली भुजा का स्क्वायर प्लस बगल वाली भुजा का स्क्वायर माइनस सामने वाली भुजा का स्क्वायर बट्टे आगे वाली दोनों का गुणनफल बट्टे 2bc, खत्म। सर अगर हमें कॉस फॉर्मूला बी पे लगाना है तो कॉस बी एंगल कहाँ है, ये रहा, तो अगल वाली भुजा का स्क्वायर प्लस बगल वाली भुजा का स्क्वायर माइनस सामने वाली भुजा का स्क्वायर बट्टे 2 अगल बगल। सर हमें सी पे लगाना है तो सी पे लगा ली, मना किसने करा है, कॉस सी बराबर अगल वाली भुजा का स्क्वायर प्लस बगल वाली भुजा का स्क्वायर माइनस सामी वाली भुजा का स्क्वायर बट्टे 2 गुणा अगल बगल। ये थे साइन फार्मूला और कॉस फार्मूला। कई बार हमें ये काम किस में आते हैं बच्चे, कई बार ये होता है कि एंगल दे देता है और भुजा की लंबाई पूछ लेता है, किसी एक भुजा की लंबाई दे दी, दूसरी भुजा की लंबाई पूछ ली। जैसे बच्चों मैंने ये एंगल दे दिया आपके लिए 45 डिग्री, ये 60 डिग्री दे दिया, और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए मैंने आपसे पूछ लिया मेरे भाई कि सी की लंबाई क्या होगी, जबकि ए 9 है। तो आप समझ गए होंगे बच्चे, अगर ए 9 है तो 9 बट्टे साइन 45, बोलो हाँ या ना, बराबर सी बट्टे साइन 60, खत्म बात। अब साइन 45 रख देंगे, साइन 60 रख देंगे, सी बचेगी, सी की लंबाई निकाल लेंगे, हाँ या ना। काम हो जाएगा कि नहीं होगा, एंगल पता है तो हो जाएगा काम। साइन 60 मैंने एंगल दे दिया, 45 एंगल दे दिया, क्लियर है। तो भुजा की लंबाई वगैरह निकालने में ये तुम्हारा सहयोग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, खत्म बात। अगर मैंने भुजाओं की लंबाई दे दी और आपसे पूछ लिया कोण ए का मान बताइए, तो भुजाओं की लंबाई मैंने दे रखी है, कोण ए का तुमसे मान पूछा है, तो लगा सकते हैं ये फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। इससे तुम्हारा एंगल निकल आएगा, बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसीलिए हमें याद रखना है। ओ ये सवाल आ गए, ये पहला सवाल है बच्चे, ये आप लोगों को करना है, सवाल लगाए आप खुद। सिंपल है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होता है, तीसरी भुजा से छोटा नहीं। दो भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये तो गलत है, ये क्या है, तीसरी भुजा के बराबर, ये भी गलत बात है, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्लियर है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या मेरी बात समझ पाए? और ये मैंने थ्योरी में करा दी, ये रीट ने पूछा है 2015 में, उसने पूछा है, मैं क्या करूं, मैंने तो पूछा नहीं, मैं तो नहीं पूछूंगा ऐसा सरल।
किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, दो भुजाओं का योग तो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये रहा, देख यही वाली बात अभी पूछी थी। दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होता है तीसरी भुजा से बड़ा, ये वाली बात फिर पूछ ली, ये 2022 में पूछ ली। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अरे भैया होता ही है, दो भुजाओं का योग जो बची तीसरी है उससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है, बोलो। ठीक है, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 2011 ने पूछा है, सत्य क्या है? समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। किसने कहा? किसने कहा? क्या समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री नहीं होता क्या? क्या अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण एक 90 से बड़ा नहीं होता क्या? तो ये वाली बात कैसे सही हो जाएगी? नहीं, गलत है। जरूरी है कि समस्त कोण छोटे ही हो। 90 का भी हमने देखा है, 90 से बड़ा भी हमने देखा है। एक कोण सदैव समकोण होता है, कोई जरूरी नहीं है। एक कोण सदैव समकोण हो, कोई जरूरी नहीं। तीनों कोण 60-60 के भी हो सकते हैं। एक कोण 120 का हो सकता है, बच्चे दो 30-30 के हो सकते हैं। एक कोण सदैव अधिक, अरे किसने कहा सदैव अधिक कोण क्यों होगा? तीनों न्यून हो सकते हैं। एक कोण सॉरी दो कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। यस 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 और यस। दो कोई भी त्रिभुज उठा लेना आप, चाहे समकोण त्रिभुज ले लेना, जैसे समकोण ले लिया तो एक 90 का हो जाएगा, बच्चे दो तो छोटे छोटे ही होंगे। अधिक कोण ले लिया, एक 120 का मान लिया मैंने, तो बाकी के दो तो न्यून कोण ही होंगे। और अगर न्यून कोण त्रिभुज ले लिया तो इसमें तो तीनों ही छोटे छोटे होंगे, तो दो कोण तो पक्का ही छोटे होते हैं। लिख के ले ले, दिस इज द राइट। देखो क्या खतरनाक सवाल पूछा है, अच्छा है, ऐसे पूछने चाहिए लोगों की जिससे पता लगे कहानी। क्लियर है, डी इज द राइट ऑप्शन। आप समझ पाए होंगे मेरी बात। यदि एक त्रिभुज में दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान है, भाई मैंने तुमसे कह दिया कि यदि भुजाओं की लंबाई समान है, भुजाओं की लंबाई समान है तो उनके कोण समान होते हैं। अब इसमें कितनी भुजाओं की बात कह रहा है? सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान है, दो शीर्षों से, दो शीर्षों से बच्चे, दो शीर्षों से डाले गए लंब समान है। तो दो शीर्षों से डाले गए लंब समान है, तो बताइए वह त्रिभुज है। बच्चे दो शीर्षों से समान है तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ना। समबाहु में तो तीनों से समान हो जाएंगे। क्लियर है, एक त्रिभुज में दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान है तो त्रिभुज होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर है, चले एक त्रिभुज में ये सवाल देखेंगे जरा। देखें, किसी त्रिभुज एबीसी में 3 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 6 कोण सी है। विद्यार्थी देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण, आप ये तो जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण ए प्लस बी प्लस सी का जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री। होता है कि नहीं होता? अब इसने कहा कि 3 कोण ए बराबर है 3 कोण बी बराबर है 6 कोण सी के। पता नहीं इन्होंने कैसे दोनों बराबर कैसे लिख लिए, क्या ये सही है क्या? ये सवाल देख लेते हैं एक बार। और हमसे पूछा है कोण ए। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं बच्चे, मैंने ये पढ़ाया था तुम्हारे लिए अनुपात समानुपात में कि यदि कोण ए, कोण बी और कोण सी में अनुपात पूछना है तो क्या करें? ए का पूछना है तो ए को ढक लें, इन दोनों का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 6 तिया के 18। अगर बी का पूछना है तो इसे ढक लें और इन दोनों का गुणा कर दें तो 6 तिया के 18। सी का पूछना है तो इसे ढक लें और इन दोनों का गुणा कर दें, 9 आ जाएगा। 3 से ये कटता है, 3 के 18, 3 के 18 और 3 तिया के 9। क्लियर है, 6 और 6 12 और 12 और 3 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 180 दे रखी है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है, मैंने कहा ना ये सवाल इसने गलत टाइप किया है, इस सवाल में एरर है, एरर है इस सवाल में। क्लियर है, इस सवाल में एरर है। इस सवाल का आंसर ये यहाँ से इन्होंने कुछ गलत किया है। क्लियर है, ये दिख भी रहा है, कोई डाउट गया है इनसे, है ना। अब देखा इस सवाल का आंसर क्या होगा? अगर ये सवाल है तो इसका आंसर देख लें आप, 6:6:3 मतलब है कोण ए होगा 6x, x कह लो या यूनिट कह लो कोई बात नहीं, मैं बता चुका हूँ। 6 6 और 3, 6 और 6 12 और 3 15, 15 की वैल्यू 180 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी बेटा? एक की वैल्यू होगी 180/15। 15 एकम 15, 15 दूनी 30,
एक की वैल्यू 12, तो ये कोण हो जाएगा 12 छिक्का के 72, और ये कोण भी कितना हो जाएगा 12 छिक्का के 72, और ये हो जाएगा 12 तिया के 36। क्लियर है मेरे भाई। और इस सवाल का आंसर हो जाएगा 72, 72, 36। हाँ, किसी त्रिभुज में यदि ये सेम सवाल वैसा की वैसा आ गया, इसे समझ लें, ये सही लग रहा है मुझे। टू कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 6 एंगल सी। अगर बच्चे एंगल ए अनुपात एंगल बी अनुपात एंगल सी चाहिए तो आप क्या करें, ए को ढक लें, इन दोनों का गुणा कर दें तो ये 18 हो जाएगा। बी चाहिए तो बी को ढक लें, इन दोनों का गुणा कर दें तो 12 हो जाएगा। सी चाहिए तो इन दोनों का गुणा कर दें, ये 6 हो जाएगा। काटे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। तो तीनों कोणों का जो अनुपात आया वो आया 3:2:1, और इन तीनों का जो योग करूंगा 3 2 5 और 1 6। कितने यूनिट आया बेटा, 6 यूनिट आया। और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो एक की वैल्यू आ जाएगी बेटा 180/6। 180/6 का मतलब है 30 डिग्री। अगर एक की वैल्यू 30 है तो ये हो जाएगा 30 तिया के 90, और ये हो जाएगा 30 दूनी के 60, और ये हो जाएगा 30 एकम के 30। क्लियर है बच्चे। 30 तिया के 90, 30 दूनी के 60 और 30 एकम के 30। क्लियर है। हमसे क्या पूछा है, कोण ए का मान पूछा है, तो कोण ए की वैल्यू है 90 डिग्री, और 90 इसमें है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि π/2 का मतलब 90 ही होता है। कैसे, पाई का मतलब 180, और 180 में जब 2 से भाग लगाते हैं तो 90 डिग्री ही होता है। तो इसका बी आंसर सही है। अब ये सवाल देखें, दी गई आकृति में कोण BAC 30 डिग्री है, बिल्कुल है साहब, ये दिख रहा है मुझे। और ABC 50 डिग्री है, बिल्कुल है साहब। कोण CD 25 डिग्री है, कोण CED, देखो इसने ये गलत टाइप की, CDE 25 डिग्री है। तो AED बताना है। AED कौन सा है भैया, तो AED तो बाहर वाला है। चलो हम बताने की कोशिश करें। मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम्हें त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है? देखें, आराम से देखें, कोई जल्दी नहीं है। त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है। त्रिभुज ABC का योग 3 होना चाहिए, कितना, 180 डिग्री होना चाहिए। या फिर ये छोड़े, मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान दूर वाले दोनों अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखो ये 50 और ये 30 है, तो आप बताना क्या ये 80 नहीं होगा? अगर ऐसे तुम्हारे मन में बात नहीं आ रही तो ऐसे देख लें, ये 30 है, ये 50 है, तो ये दोनों हो गए 80, और 80 हो गए तो ये होगा 100 का। क्लियर है। और ये 100 का है तो आप बताना ये तो 80 का होगा ही होगा। अब ये जो है वो बाहर का कोण है, तो बाहर का कोण दूर वाले दोनों अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 80 + 25, 8 और 2 10, 10 और 5 5, 105। अब देखो 105 का होगा बच्चे, इन्होंने ये ठीक नहीं लिखा, इसके ऑप्शन गलत कर दिए। इस सवाल का भी आंसर क्या हो जाएगा, 105। क्लियर बात है, क्लियर है मेरे भाई। कितना हो जाएगा बच्चे, 105 डिग्री। कोई शक किसी को? चले अगला देखते हैं। जेड का मान हमें बताना है। अब देखें विद्यार्थी, अगर जेड का मान हमें बताना है बच्चे, तो फिर से देख लें। जेड का मान मतलब इस वाले एंगल का मान बताना है, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। क्लियर है। कैसे बताएंगे बच्चे, ये 156 का है, तो ये हो जाएगा 180 - 156। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना। ये बचेगी 4, ये होगी 6, और ये 24 का होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 24 डिग्री का हो जाएगा। ये 64 का है, तो आप जानते हैं कि 180 में से अगर 64 घटा दें बच्चे तो कितना बचता है, 10 में से 4 गई 6 बची 7, 116 बचा। बोलो हाँ या ना। 116 और 4 20 और 60। अब 116 ये रहा, 24 ये हो रहा, तो 116 और 4 120 और 140, ये 140 हो गया। तो ये बचा बेटा 180 - 140, बचा कि नहीं बचा? तो 180 में से 140 गए तो 40 डिग्री बचा। डी इस सवाल का राइट आंसर है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये CET ने पूछा है 2023 में। क्लियर। दिए गए चित्र में AP BAC का समद्विभाजक है। AP दिख रहा है, ये BAC का, BAC बड़े वाले का समद्विभाजक है। इसका मतलब है जितने का ये होगा उतने का ही ये होगा, खत्म बात। AQ BC पर लंब है, लंब है का मतलब तुम दोनों 90-90 डिग्री के होंगे, इधर वाला भी और उधर वाला भी। ठीक है, अब ठीक है। अब बच्चों ये 75 का है और ये 35 का है, तो आप बताना ये पूरा कितने का होगा? तो मैं तुमसे कह सकता हूं कि कोण जो BAC है, ध्यान से देख लेना बच्चे, है ना, कोण BAC जो होगा वो होगा बेटा 75 और 5 कितना होता है, 80 और 30 110। तो कोण BAC होगा 70 डिग्री का। कैसे आया? ऐसे आया बच्चे, 180 - के 75 और 5 कितना होता है, 80, 110।
तो ये कितने डिग्री का आया, 70 डिग्री का आया। अगर ये 70 डिग्री का आया तो आप देखेंगे ये व्हाइट वाला एंगल पूरा वाला ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा। और ये व्हाइट वाला भी कितने का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो AP है, ये वाली जो भुजा है, ये क्या है, ये कोण का आधा है, समद्विभाजक है। तो देखो बच्चों, ये वाला एंगल भी कितने का, 35 का, और ये वाला एंगल भी 35 का हो गया। क्लियर है? और ये एंगल हमें दिख रहा है 90 का है। और अब अगर आप त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज APC में ये 35 का है और ये 35 का है, तो ये दोनों मिलकर 70 के हुए। तो ये बाह्य कोण के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान दूर वाले दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये 35 और ये 35, तो ये इसके त्रिभुज का बाह्य कोण है। देखें, मैं वापस से बना देता हूँ, AP और C। ये कितने का निकल आया, 35 का, और ये कितने का निकल आया, 35 का। तो ये जो बाह्य कोण है ये होगा 35 और 35 70 का, होगा कि नहीं होगा? तो बच्चे ये मैं लिख देता हूँ कि ये 70 डिग्री का है। अब कोई भी बता दे ये 90 का, ये 70 का है, तो ये बचा कुचा कितने का हो जाएगा, 20 का नहीं हो जाएगा? तो PAQ कितने का होगा, 20 का होगा। ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर है। अब ये थ्योरी हमने पढ़ी है इसलिए कर पा रहे हैं, अगर थ्योरी नहीं पढ़ी होती तो नहीं कर पाते यार, सीधी गणित है। दूर वाले कोण का मान दोनों अंदर वाले के किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान दूर वाले अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा है। आगे बढ़ रहे हैं। ओ, ये एक और सवाल आ गया, कोई नहीं। x का मान बताना है और वो भी बाई की फॉर्म में बताना है, क्योंकि सब के सब किस फॉर्म में, बाई की फॉर्म में। कोई नहीं, बताने की कोशिश करेंगे। बच्चे मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुमको त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है? ABC को ध्यान से देखेंगे तो आपको पाएंगे कि ये जो एंगल है वो त्रिभुज ABC का बाह्य कोण है, और ये x है और ये 2x है। तो आप जानते हैं कि ये x और 2x है, तो ये मिलके कितने का हो जाएगा, 3x का हो जाएगा। और ये जो त्रिभुज का ये वाला एंगल है, ये वाला इस त्रिभुज का OCD का बाह्य कोण है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 3x + y के बराबर। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है, देखें ध्यान से, ये त्रिभुज जिसे मैं व्हाइट कर रहा हूं, ये इसका बाह्य कोण है, और बाह्य कोण का मान दूर वाले दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता बच्चे? तो ये तो x और 2x मिलके ये तो हो गया 3x का, और ये हो जाएगा बच्चे, ये वाला एंगल हो जाएगा 3x + y का, 3x + y का। और राम कृपा से ये तो दे रखा है कितने का, 3y का। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 3x + y की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3y के बराबर। तो ये उधर जाएगी बच्चे, तो ये हो जाएगी 2y के बराबर। और ये किसकी वैल्यू है, ये 3x की वैल्यू है। तो x की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी 2/3 × y। हाँ या ना, 2/3 × y। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट ऑप्शन है। क्लियर है? अब एक और सवाल ये देख ले। वनरक्षक 2022 ने पूछा है बच्चे, ये 20 डिग्री का है, ये 62 डिग्री का है, तो ये जेड बताने में किसी को क्या दिक्कत आएगी? कैसे? 62 और 20 होते हैं 88, 60 और 20 80 और 2 82। क्लियर है? तो 180 में से अगर हम 82 घटा देंगे तो कोई भी बता देगा कि 98 आंसर आ जाएगा। तो ये जो एंगल है जेड वो तो होगा 98। अगर जेड 98 है तो एक्स भी 98 होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। क्लियर है? तो एक्स 98 और जेड भी 98। किसी ऑप्शन में है कि 98 98? तो एक्स बाई और जेड, तो एक्स और जेड 98 इस ऑप्शन में, बी सवाल का सही आंसर है। आपसे बाई और पूछा है तो कोई नहीं, बाई भी निकाल दो, बाई भी निकाल देते हैं बच्चे। देखो 98 में 46 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 8 और 14 की 4, 10 और 4 14, 144 आ रहा है। और 180 में से अगर हम 144 घटाएंगे तो कोई भी बता देगा 36 आएगा। ये 36 आ गया। 20 सवाल का राइट आंसर है, हमने बता दिया। वापस से देख लें बच्चों, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये वाला व्हाइट वाला अगर दिखाई दे रहा है तो इसमें ये जो एंगल है वो 20 डिग्री है, 62 डिग्री है, ये 20 है। तो 62 और 20 को जोड़ा तो ये 82 बैठा, ये 82 है, तो ये हमने 98 निकाल लिया। अब जितने का ये होगा उतने का ये होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। ये भुजा समांतर है, तो इधर जो बनते हैं वो एकांतर कोण बनते हैं। तो ये 98 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब ये 98 आ गया, ये 46 है, तो ये कोई भी निकाल दे। खत्म। आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, बाकी की बातें करेंगे अगली क्लास में। ओके, धन्यवाद।